हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो मैंने आपको सबक नंबर 7 तक कराया था। आज हम करेंगे सबक 8। हकीम अजमल ख़ां। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की रहनुमाओं में हकीम अजमल ख़ां का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाता रहेगा। वह दिल्ली के रहने वाले थे। सारे हिंदुस्तान के मशहूर हकीम थे। हिंदू और मुसलमान सभी इनकी इज्जत करते थे। सभी लोग इन्हें एक बड़ा हकीम और अच्छा इंसान भी मानते थे। इनका शुमार गांधी जी के ख़ास साथियों में होता था। अजमल ख़ां 1864 में पैदा हुए। इन्होंने तब में ऐसा कमाल हासिल किया कि पूरे मुल्क में उनके जैसा हकीम न था और ना ही अब तक हिंदुस्तान में कोई उनके जैसा हकीम हुआ है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं, नवाबों और अमीर लोगों से इनकी हज़ारों रुपए महीने की रकमें बतौर फ़ीस तय होती थी। दिल्ली से बाहर मरीज़ देखने के लिए जाते तो हज़ारों रुपये रोज़ की फ़ीस लेते थे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इतना बड़ा हकीम तो बस नवाबों, राजाओं और अमीर लोगों का इलाज करता होगा, गरीबों से इसका कोई वास्ता ना होगा। लेकिन हकीम अजमल ख़ां ऐसे शख्स न थे और वे अमीर, गरीब, मजदूर सभी को बराबर समझते थे। सभी के काम आते थे। जो रुपए वे अपनी तिबाबत से कमाते गरीबों की मदद में खर्च कर देते या कौमी बेहतरी के कामों में लगा देते थे। इनके देने का अंदाज भी निराला था। वे ज़रूरतमंद को इस तरह देते कि उसे शर्मिंदगी भी महसूस ना होती। दिल्ली या कुर्ब जवार में किसी गरीब आदमी के यहाँ इलाज करने के लिए जाते तो तो एक पैसा भी ना लेते। कहा जाता है कि वे बेशुमार गरीबों के मुफ्त इलाज करते थे। 1921 में तहरीक खिलाफत के असर से जब अंग्रेज़ों के बॉयकट का सिलसिला शुरू हुआ तो हकीम अजमल ख़ां ने भी ग़ाज़ुल मुल्क का खिताब वापस कर दिया। वे गांधी जी, ज़ाकिर हुसैन, नेहरू जी और दूसरे कौमी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने लगे। हकीम साहब की कोठी पर बड़े बड़े कौमी रहनुमाओं और सियासी लीडरों के जलसे मुनक़्क़द होते थे। इन्होंने सियासत के मैदान में सोच समझकर कदम रखा था। मरते दम तक भी इन्होंने कौमी खिदमत के कामों में कमी न आने दी। वे मादरे वतन के सच्चे शदाई थे। हिंदुस्तान के अवाम ने इन्हों मसीहुल मुल्क का खिताब दिया। यह खिताब हमेशा इनके नाम के साथ रहा। एक बार दिल्ली में बीमारी फैली। हर घर में लोग बीमार पड़े थे। कोई किसी की खबर लेने वाला न था। ऐसे वक्त में हकीम साहब अपनी जान की परवाह न करके हर मोहल्ले में दवाई दिया करते थे और वे भी निहायत कम कीमतों में। आवाम के फ़ायदे के लिए इन्होंने करोल बाग दिल्ली में आयुर्वेदिक और तबीयत का कॉलेज भी कायम किया। जामिया मिलिया इस्लामिया भी हकीम साहब को बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने इस आला तालीमी अदारे की खिदमत दिलो जान से की। वे अपनी तबाबत के पेशे से कमाए हुए रुपये को भी इस पर खर्च कर दिया करते थे। अगर हकीम अजमल ख़ां साहब ने इस अदारे की इस कदर खिदमत ना की होती तो शायद यह अदारा जामिया मिलिया इस्लामिया आज इस मकाम पर ना होता जैसा कि इसे हम देख रहे हैं। हकीम साहब हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की एक जिंदा मिसाल हैं। इनकी शख्सियत पर पुरानी और नई तहज़ीबों की तमाम खूबियाँ जमा हो गई थीं। वे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बरदस्त हामी थे। तंग नज़री से इन्हें बहुत नफ़रत थी। इन्होंने कौमी तहरीक की मदद इस वक्त की जब वे एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही थी। 1927 में 63 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अचानक हकीम अजमल ख़ां का इंतकाल हो गया। हालांकि आज हकीम साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनके इलाज के कारनामे हमेशा याद किए जाएंगे। बलाशुबा ऐसी अजीम हस्तियाँ सदियों में पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लेसन को रीड करना है। अब हम करेंगे इसका कॉपी में वर्क। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉपी में डेट मेंशन करेंगे। हकीम अजमल ख़ां, सबक 8। मुश्किल अल्फाज करेंगे इसी तरह से जैसे मैंने अपनी कॉपी में किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको करने हैं अल्फाज मायने। सही मत बादल का इंतखाब कीजिए और निशान सही लगाइए। नेक्स्ट करेंगे दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल 1, हकीम अजमल ख़ां कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है, हकीम अजमल ख़ां 1864 में दिल्ली में पैदा हुए। सवाल 2, हकीम अजमल ख़ां ने अंग्रेज़ हुकूमत को कौन सा खिताब वापस किया और क्यों? जवाब है, हकीम अजमल ख़ां ने अंग्रेज़ हुकूमत को ग़ाज़ुल मुल्क का खिताब वापस कर दिया क्योंकि 1921 में तहरीक खिलाफत के असर से अंग्रेज़ों से बॉयकट का सिलसिला शुरू हो गया था। सवाल 3, हकीम अजमल ख़ां ने दिल्ली में आयुर्वेदिक और तैयबा कॉलेज क्यों कायम किया? जवाब है, हकीम अजमल ख़ां ने दिल्ली में आयुर्वेदिक और तैयबा कॉलेज आवाम के फ़ायदे के लिए कायम किया। सवाल 4,
حکیم اجمل خان کا انتقال کب، کیسے اور کتنی عمر میں ہوا؟ جواب: حکیم اجمل خان کا انتقال 1927 میں 63 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس، آپ کو خالی جگہ کرنا ہے، اسی طریقے سے کریں گے جیسے میں نے اپنی کاپی میں کیے۔ صحیح قول کے سامنے صحیح اور غلط قول کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ قواعد کا ورک کرنا ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو درج ذیل واحد کی جمع لکھیے۔ واحد جمع کریں گے: حکم، احکام، طرف، اطراف، عورت، عورتیں، مالک، ممالک، ادب، آداب، امر، امور، تحفہ، تحائف، خبر، اخبار، سبق، اسباق۔ کریں گے درج ذیل مذکر کے مؤنث لکھیے۔ مذکر مؤنث کرنا ہے: دھوبی، دھوبن، محترم، محترمہ، والد، والدہ، مالی، مالن، سالہ، سالی، شہزادہ، شہزادی، استاد، استادنی، پہاڑ، پہاڑی، دادا، دادی، نانا، نانی۔ درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ الفاظ کی ضد لکھنا ہے: اصل، نقل، شک، یقین، حاکم، محکوم، روشنی، اندھیرا، عزت، ذلت، خاص، عام، ہار، جیت، امانت، خیانت، خوشنما، بدنما، اقرار، انکار۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو کرنا ہے مضمون: اردو زبان کا مستقبل۔ اردو ایسی زبان ہے جو پورے ہندوستان میں پڑھی لکھی اور بولی جاتی ہے۔ عوام و خاص سبھی اس زبان کے شعری، فصاحت اور بلاغت کے قائل ہیں۔ اردو میں جس قدر شیرینی اور لطافت ہے وہ عربی کے بعد شاید ہی دنیا میں کسی زبان میں ہوں۔ اردو کی پیدائش کے سلسلے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ محمد حسین آزاد آب حیات میں کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ یہ زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اردو زبان نے دنیا بھر کی کئی زبانوں سے استفادہ کیا ہے۔ اردو کے بقائے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے فرض کو پہچانیں۔ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے فروغ اردو کے مشن کو آگے بڑھائیں اور اس زبان کے ارتقاء کے لیے کچھ کام کریں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس طریقے سے آپ کو ورک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ورک آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ گڈ بائے اسٹوڈنٹس۔